देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इस चुनाव के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की सत्ता में 27 वर्षों का जो वनवास था वो खत्म हो गया है। इसी मुद्दे पर बंसल न्यूज़ डिजिटल की खास पेशकश दिल्ली जनादेश के मायने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील शुक्ला। आइए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली की जनता ने ये जो चुनाव के नतीजे दिए हैं, जो दिल्ली की जनता जनार्दन का जो जनादेश है उसके क्या मायने हैं, इसको समझने के लिए आइए हम सबसे पहले आज जिस की प्रतिक्रिया की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, हमारे देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास, उनकी प्रतिक्रिया आज पूरे मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चित है। तो हम इस पे आगे बढ़ने से सबसे पहले हम एक बार कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया को सुन लेते हैं। भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की। उसके प्रति तो क्या संवेदना, दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया, अब उससे आशा लगानी छोड़े। भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से कुमार विश्वास, ये वो कुछ कुमार विश्वास हैं जो कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में देश में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर जो एक नए राजनीतिक विकल्प की जो एक उम्मीद देश को जगी थी, और ये वही कुमार विश्वास हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के कंधा से कंधा मिलाकर उनके खास मित्रों में गिने जाते थे। आज वही कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल को मित्रहंता यानी अपने दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने वाले, आत्ममुग्ध, जिद्दी, घमंडी, अहंकारी, न जाने क्या क्या वो बोल रहे हैं। और वाकई में ये लगता है कि जब जो उनकी कोर टीम थी, जो उनके खास मित्र रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, तो उन्होंने अपने मित्रों को कितना नाउम्मीद किया है। जब उनके मित्र इतने नाउम्मीद हुए हैं तो साफ है कि दिल्ली की जनता ने जो वो इसको जो एक करारी हार दी है, उससे साफ एक पता चलता है कि किस तरीके से जो उनकी जो छवि, उन्होंने एक कट्टर ईमानदार की छवि जो गढ़ी थी, उसके खिलाफ वो जनता की कसौटी पर जो है वो सफल नहीं हुए हैं। अब इस मुद्दे पर हम आगे चर्चा के लिए अब हम बात करते हैं हमारी साथी सहयोगी उज्जवल राय से। उज्जवल, आपको क्या लगता है कि क्या ये इसको लगता है कि क्या इसमें कुछ आपके लिए या अरविंद केजरीवाल के लिए आगे कुछ इसमें जो है कुछ संदेश हैं जनता के, क्या वो उनको आगे कुछ करेक्शन करना चाहिए, कुछ आत्ममंथन करना चाहिए? सर, एक तो जो आपने बोला कि जैसा कि उन्होंने कहा और वो उन्होंने साबित नहीं, वो उन्होंने नहीं किया है। अगर मैं उस वक्त जाऊं जब वो सत्ता में आए थे, साल 2013 में जब वो सत्ता में आए, एक आम आदमी जैसी उनकी छवि थी, साधारण सी वेशभूषा थी, जेब में एक सस्ता सा पेन था, गले में मफलर, तो जनता उनसे कनेक्ट कर गई थी कि ये आम आदमी है और उनसे कनेक्ट की, जो कि उस समय जनता ने उनका साथ दिया। लेकिन समय के साथ वो बदले, जैसे कि अभी उनके गुरु कहे जाने वाले अन्ना हजारे जी ने कहा है कि उन्होंने शराब और लालच की वजह से उन्हें ये हार मिली है। तो कहीं ना कहीं ये शराब घोटाला हुआ, शीश महल का विवाद हुआ, कहीं ना कहीं ये उनकी हार इसी वजह से हुई है और कई मुद्दे रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसे अन्ना हजारे जी ने जो कहा है, आप कहाँ तक सहमत हैं कि क्या ये मुद्दे ने ले डूबी, इसी वजह से उनकी हार हुई है? उज्जवल, जो आपने कहा कि वाकई में अन्ना हजारे उस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था उसका सबसे बड़ा चेहरा थे, और ये पूरी टीम जो है अरविंद केजरीवाल और उनके साथ में जो भी लोग थे, चाहे मनीष सिसोदिया हों, कुमार विश्वास हों, जो पत्रकार आशुतोष हैं वो हों, या संजय सिंह हों जो अभी राज्यसभा सदस्य हैं, इन सब के गुरु अन्ना हजारे माने जाते थे। आज फिर अन्ना हजारे ने आज इस पे जब उनकी प्रतिक्रिया ली है तो वो आज फिर चर्चा में हो रही है। तो मुझे लगता है कि अपने दर्शकों को इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम एक बार अन्ना हजारे जी की हम प्रतिक्रिया देख लेते हैं कि आज दिल्ली चुनाव के नतीजों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, अरविंद केजरीवाल को लेके उनका क्या कहना है। मैं बार बार बताते गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया है। और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया
कि शराब की दुकान, उसमें शराब के बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत इसमें बह गया है, तो बदनाम हो गया है। इसके कारण लोगों को भी एक मौका मिला कि ये चारित्र के बारे में बोलता है और दूसरे बारे में शराब की बात बता। मैं पहले से बताया है, आचार को शुद्ध रखो, विचार को शुद्ध रखो, उनके दिमाग में नहीं रहा और उसके कारण आज वो इलेक्शन में हार गए। तो देखा आपने, सब लोगों ने जैसा सुना कि अन्ना हजारे जी कह रहे हैं कि अरविंद जो केजरीवाल है वो बहुत पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था उस समय बहुत नैतिक और ईमानदार थे, लेकिन अब खुद अन्ना हजारे उनकी इस छवि पर जो है वो उंगली उठाते नजर आ रहे हैं। वो उनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं पैसे और शराब के मामले में कहीं ना कहीं वो उसके लालच में फंस गए। और अन्ना हजारे जो कहा जा रहा है कि हम भी उनको कहते हैं कि इस पूरी टीम के गुरु थे, तो उसके शिष्य जो अरविंद केजरीवाल हैं उनने अपने गुरु की बात कहना या उनकी बात मानना या उनकी बात सुनना ख़त्म कर दिया था। जैसा कि अन्ना हजारे खुद बोल रहे हैं कि उसने मेरी एक बात नहीं मानी। तो उज्जवल, जैसा कि आपका ये कहना था, वाकई में मुझे लगता है कि अन्ना हजारे जो बोल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के भी मन में आया कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से एक नई राजनीति की देश में एक उदय का या एक नए विकल्प का जो उन्होंने जो सपना देश को दिखाया था, लेकिन जब वो सत्ता मिली उसमें तो उसमें उसकी कसौटी पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो शराब घोटाले में घिरे, उनको जेल जाना पड़ा। वो वहाँ सुप्रीम को वहाँ अंदर जेल में जाने के बाद भी जो है उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मैं तो जेल से ही वो चलाऊंगा। तो एक तरीके से सब लोगों के अभी तक जो देश के सामने इस मामले में कि जिस पे नेता पे जो भी सत्ता में रहा है, अगर उस पर आरोप लगते हैं, कहीं FIR होती है और जेल जाने की नौबत होती है, तो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो जब उनको वहाँ से एक सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि जब चुनाव पास में आ गया, तब उन्होंने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और वहाँ से मैं जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वहाँ से मैं जनता की अदालत से जनादेश लेके आऊँगा। तब तक मैं आतिशी को मुख्यमंत्री बना रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि जनता मुझे दोबारा से मुझे कहेगी कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ और मैं फिर दिल्ली में फिर दोबारा से आतिशी की जगह फिर CM बन जाऊँगा। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो कहा, एक तरीके से उनका वो जो है एक्ट जो है वो उसके उलट रहा है। तो ये हमारे लगता है कि देश की जनता इस चीज़ को पसंद नहीं करती है। जैसा हम लोग सुनते आए हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो समाज में कोई आदर्श बनता है, बड़े पद पे रहता है, तो उससे अपेक्षा ये की जाती है कि वो मनसा वाचा कर्मणा एक हो, यानी वो मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से एक हो, उसमें उसके अंतर नहीं हो। तो कहीं ना कहीं इस कसौटी पर अरविंद केजरीवाल खरे साबित नहीं हुए और उन्होंने जो है दिल्ली की जनता ने उनको एक तरीके से सबक सिखा दिया और उनको एक बहुत चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। देखा 2015-2020 में आम आदमी पार्टी ने एक बहुमत हासिल किया था, पर इस बार इनके बड़े दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए, तो इसके क्या मायने निकलते हैं? कुशाग्र, ये जो हमने पहले भी बात की है कि इसके सारे जो इतने बड़े नेता, मतलब एक जो आपका मॉडल आया था, एक तरीके से जनता ने जो है उसको खारिज किया है। आतिशी को छोड़ दें तो इसके अलावा सारे दिग्गज उनके जो मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी CM रहे हैं दिल्ली के, वो चुनाव हार गए। जो उन्होंने अपने आप को भारत में शिक्षा सुधार का, स्कूल शिक्षा में सुधार का एक बहुत बड़ा एक अपने आप को प्रणेता बताया था, वो खुद जो है बुरी तरीके से जंगपुरा विधानसभा सीट से वो हार गए हैं। तो ये पूरा एक तरीके से जो अपन बात कर रहे हैं कि जो आपने जनता के सामने, जो देश के सामने एक राजनीति का एक नया विकल्प के तौर पर खुद को जो प्रस्तुत किया था और कहा था कि जिस ईमानदारी, सदाचार और वो झाड़ू को उन्होंने अपना बताया था कि भाई हम जो है बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करेंगे और हम सत्ता में आएंगे तो हम वो सब दुर्गुणों से दूर रहेंगे जो कि दूसरे दलों पर आरोप लगता रहता है। लेकिन उसमें जनता ने पाया कि जिस तरीके से शराब घोटाले की बात हो या खुद सबसे बाद में जो सबसे ताज़ा मामला जो खुद वो मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते थे, उसमें जब जिस तरीके से लाखों रुपए के पर्दे और जिस तरीके से जिम और जकूजी पे जो लोगों ने वो देखा है,
तो ये उनको देखा कि वाकई में जो ये जो कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। जिस दल का लीडर जो है इस तरीके से सवालों के घेरे में आ जाता है और उसकी जो है प्रतिष्ठा पर चिन्ह लग जाता है, तो इसका जो नतीजा है वो पूरी टीम को भुगतना पड़ता है। तो जो दूसरे लोग भी, इनके बड़े कद्दावर नेता भी जो अगर चुनाव हारे हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह यही है। सर, जैसे लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस था, इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा जितनी है विपक्ष की पार्टी एक साथ थी, पर लोग विधानसभा चुनाव में ये पार्टियाँ अलग लड़ी। तो अगर ये एक साथ लड़ती तो क्या इसका फ़ायदा मिलता दोनों पार्टियों ये को? निश्चित तौर पर है कि वाकई में ये जो दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया है कुशाग्र, उसमें जनता ने इस चीज़ को भी जो है एक तरीके से नकार दिया है कि भाई लोकसभा का चुनाव आएगा तो वो ऐसा विपक्ष को जो है वो मिले कि वो जो सब सारे लोग एक हैं। और जब विधानसभा चुनाव की बात आती है या उन क्षेत्रीय दलों की बात आती है जहां जिस राज्य में चुनाव होता है और वहां उनका स्टेक ज़्यादा है, तो वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता ने जो है विपक्ष की इस नीति को भी नकार दिया है। उन्होंने कहा कि भाई हमको यदि विपक्ष कोई विकल्प पेश करता है तो उनको एक विकल्प जो मजबूत है, एक गुट विपक्ष है जो है, जिसका एक गुट हो, जो सारे लोग हों, वो उस पे वो कुछ भरोसा, तो इस तौर पर यदि देखा जाए तो विपक्ष जो है वो भरोसा जगाने में वो नाकामयाब रहा है। और देखा हमने किस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुए और दिल्ली के चुनाव है, जिसमें खुद जो इंडिया जो गठबंधन था उसका किस तरीके से उसी की पार्टियों के दिल्ली में किस तरीके से कांग्रेस और मतलब कई मुद्दों पर तो बीजेपी से कांग्रेस जो है वो आप पर ज़्यादा जो है वो वार करती हुई नजर आई है और करप्शन के मुद्दे पर कांग्रेस ने आपको घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ये निश्चित तौर पर ये साफ है कि वो ये जो विपक्ष का जो ये फार्मूला है कि हम जो लोकसभा चुनाव में हम एक हो जाएंगे और जब राज्यों के चुनाव होंगे तो हम अपनी अपनी जो जिसकी ताकत है उसके अनुरूप हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। मैं मानता हूं कि जनता ने इसको जो है नकार दिया है। सर, अगर बीजेपी और आम आदमी साथ में लड़ते चुनाव तो क्या मुस्लिम वोटर्स का फ़ायदा भी मिलता? निश्चित तौर पर दिल्ली में एक मुस्लिम वोटर एक बड़ा फैक्टर था और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस खुल के जो है सारे सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए और ये पाया कि कई जो मुस्लिम बहुल सीटें थी दिल्ली के अंदर, उसमें भी वो जो है आपका उम्मीदवार हो चाहे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हो, वो दूसरे या तीसरे स्थान पर रहा है, वहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। तो निश्चित तौर पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है। यदि वाकई में कांग्रेस और आप यदि विपक्ष एकजुट होता तो उसको शायद ये जो वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा हो सकता था, लेकिन इस बार नहीं लगा। और आश्चर्य की बात तो ये आ रही कि कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी 10 से 12% या कहीं इससे भी ज़्यादा वो जो है मुस्लिम मतदाताओं ने भी बीजेपी को वोट किया है। उसमें महिलाएं भी बताया जा रहा है कि वो शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर यह है कि वोटों के बंटवारे से जो है पूरे विपक्ष को, आपको भी नुकसान हुआ और कांग्रेस को भी नुकसान हुआ। सर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 2030 में कांग्रेस सरकार वापसी करेगी, पर हम देख रहे हैं पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा है। तो क्या कांग्रेस इस बार उस चुनाव से सबक लेके आगे अपनी सरकार बना पाएगी? कुशाग्र, इस चुनाव में कांग्रेस के लिए क्या मायने हैं या कांग्रेस के लिए दिल्ली की जनता का क्या संदेश है, इसको हम समझने या इस पर चर्चा करने से पहले हम जो कांग्रेस की जो सांसद हैं प्रियंका गांधी, जो कि वायनाड से सांसद हैं, उन्होंने क्या बोला है। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive. और जैसा कि हमने देखा कि प्रियंका गांधी हो और चाहे जयराम रमेश हो, उनका आया कि अब पार्टी दोबारा से अपनी ताकत बढ़ाएगी और ग्राउंड लेवल पे काम करेगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब दोबारा से जो है वो कहीं दूसरे दलों के लिए विपक्ष के वो अब कुछ चुनावी अलायंस से समझौता नहीं करेगी और वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि दिल्ली में हमको दोबारा से, चूंकि उनका शीला दीक्षित बहुत उनकी लोकप्रिय और वो लगातार उनकी दिल्ली में सरकार रही और काफ़ी उनको दिल्ली में कहा जाता है कि उन्होंने डेवलपमेंट फ्रंट पे भी शीला दीक्षित ने काफ़ी काम किया था। तो कांग्रेस अब दोबारा से दिल्ली के अंदर वो अपने पैर दोबारा से मजबूती से जमा के और खड़ा होने का प्रयास करेगी।
सर जैसा कि अभी आपने बताया कि बीजेपी का 27 साल बाद दिल्ली में वनवास खत्म हुआ है, तो क्या बीजेपी को भी अपनी इस सीख से कुछ सबक लेना चाहिए, कुछ संदेश बीजेपी के लिए भी छुपा है इसमें? निश्चित तौर पर जो आपने कहा है कि इसमें इस चुनाव के नतीजों में बीजेपी के लिए क्या सीख है या उसके लिए क्या मायने हैं, तो मैं ये कहूँगा आशी कि बीजेपी ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में सबक ले चुकी है और उस सबक को लेते हुए करेक्शन जो सबसे बड़ा था वो बीजेपी जो मध्यम वर्ग जिसका एक बहुत बड़ा आधार माना जाता था, और वो कहीं ना कहीं जो भी कुछ ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी उस पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही है, कुछ नाराज़ था। तो हाल ही में जो हमारा बजट आया और जिसमें मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत इनकम टैक्स में जो 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। मध्यम वर्ग बहुत तरह तरह के टैक्स के बोझ से बहुत लदा हुआ था, इसको एक बहुत बड़ा मरहम जो है वो माना गया है मोदी सरकार की ओर से। तो ये तो सबक और सीख और वो लेने की शुरुआत कर दी है, और मुझे लगता है कि पार्टी समझ गई है कि वाकई में हमको सबका वो जो बात कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसका जो जनाधार रहा है, जैसा कि मैंने बता रहा हूं कि आपको मध्यम वर्ग जो है बीजेपी का वोट का बहुत बड़ा जनाधार रहा है। तो मुझे लगता है कि पार्टी ये समझ गई है और उसने इसका ऑलरेडी करेक्शन ले लिया है, और मुझे उम्मीद करता हूं कि शायद ये केवल यहीं तक नहीं होने वाला है, आगे जो जीएसटी जिसमें जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसमें भी बहुत उसकी अलग अलग श्रेणियां हैं, और उसकी कई जो हमारी जो चीज़ें वस्तुएं हैं या दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं उस पे से टैक्स की दर बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो बना हुआ है जीएसटी काउंसिल में, और अभी हाल ही में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक इशारा भी किया है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की वो जो रिकमेंडेशंस आने वाले हैं उसके बाद सरकार मध्यम वर्ग को गुड्स एंड सर्विसेज में, मुझे लगता है कि खाली वो मध्यम वर्ग की बात नहीं है, यदि होगा तो हर कोई दैनिक उपयोग की चीज़ें वो दलित भी खरीदता है, मध्यम वर्ग भी खरीदता है, हायर मिडिल क्लास भी खरीदता है और अपर क्लास भी खरीदता है। तो मुझे लगता है कि वो और कुछ राहत की उम्मीद, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब पार्टी इस बात को समझ गई है कि भाई हमको सत्ता में बने रहना है, तो हमको मध्यम वर्ग की जो चिंताएं हैं हमको उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। तो सर जैसा कि आपने जीएसटी की बात की और बजट की बात की, तो क्या आपको लगता है कि 8 पे कमीशन का भी इसमें बीजेपी की जीत में एक बड़ा रोल रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही आशी। वाकई में दिल्ली में करीब जो अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो टोटल मतदाता जो हैं, टोटल वोटर है उसका 47% मतदाता, और उसमें भी बहुत बड़ा प्रतिशत जो है वो एम्प्लॉयज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, और जो कि पेंशनर्स भी हैं। तो इनका बहुत बड़ा वो था, और सरकार ने 8th पे कमीशन पर ये किसी को कर्मचारी या कर्मचारी संगठनों को मांग नहीं करना पड़ी। सरकार ने बिना वो जो है वहाँ मांग सामने आने से पहले ही 8th पे कमीशन का जो है वो ऐलान कर दिया है। तो जिससे निश्चित तौर पर जो जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, और जब केंद्र के सरकार के कर्मचारियों को के लिए लागू होगा तो निश्चित तौर पर जो राज्य सरकारें हैं उनको भी जो है वो बाध्य होकर उन पर भी दबाव आएगा। तो सरकारी कर्मचारी वर्ग को भी एक उम्मीद जग रही है कि आगे हमको पे कमीशन के रूप में हमारी जो है और हमारी जो तनख्वाह और भत्ते बढ़ेंगे, और तनख्वाह और भत्ते बढ़ेंगे तो लोगों की आय बढ़ेगी तो देश में कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश में निश्चित तौर पर है कि रोजगार की संभावना भी, जो कि एक बड़ा सवाल सरकार के सामने रहा है, बार बार आरोप लगते रहे कि साहब रोजगार के जो दावे किए गए थे उसके अनुरूप युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। और एक आपने देखा कि किस तरीके से अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रेपो रेट जो होती है, जो बैंकों को रिजर्व बैंक से जो दिया जाता है उसमें भी 0.25% की कटौती कर दी गई है। तो उसमें भी तो कुल मिला के लग रहा है कि अब आने वाले जो वर्ष हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छे संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लेके, इसमें अभी हमने देखा कि विपक्ष के लिए क्या संदेश रहा है, बीजेपी के लिए क्या संदेश रहा है, केजरीवाल के लिए क्या संदेश रहा है। पर इसमें सर हम जानना चाहेंगे कि ज्योतिष आचार्य की ओर से या ज्योतिष शास्त्र की तरफ से इसको क्या संदेश देना चाहेंगे। बीते दिन भी हमने देखा कि बंसल न्यूज़ ने जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी से बात की थी। उन्होंने भी इसमें चुनाव के नतीजों को लेकर कुछ संभावना जताई थी, उस पर आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पर प्रीति, जब चुनाव आते हैं तो हमने जो है ज्योतिषी जो भविष्यवाणी होती है उनको भी जो वो भविष्यवाणी करते हैं और उसके अनुरूप नतीजे उसके अनुरूप आए या नहीं आए, ये भी एक चर्चा का विषय रहता है। और इसके साथ साथ ज्योतिषी के साथ साथ सट्टा बाजार भी वो चर्चा में रहता है। तो हम बात करेंगे ज्योतिषी की पक्ष की,
तो कल हम लोगों ने जो हैं प्रियाशरण त्रिपाठी जी, जो कि जाने माने ज्योतिषाचार्य होने के साथ साथ रमल विद्या के विशेषज्ञ भी हैं, उन्होंने कल बहुत तफसील से हमारे चैनल को बताया था कि किस तरीके से उन्होंने 2 सवाल पूछे थे कि भाई कौन सी पार्टी को जो है उस सत्ता में आने की संभावना है और उसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो उन्होंने बहुत जो बताया था कि एक तो उन्होंने सबसे पहले स्पष्ट किया था कि दिल्ली में जो है वो पूरी सत्ता परिवर्तन तय है, ये उन्होंने कहा था और हम देख रहे हैं कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया है और बीजेपी अच्छे खासे बहुमत से ज़्यादा सीटों से जो है वो सत्ता में उसकी वापसी हुई है 27 साल बाद। और दूसरा उन्होंने कहा था कि भाई ये करीब 50 पार की बात कही थी, तो हम लगभग देख रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था बीजेपी जो आज हम अभी बात कर रहे हैं इस समय तक बीजेपी 48 सीटों पर जो है वो मतलब या तो वो जीत चुकी है या आगे चल रही है। तो लगभग कहा जाए तो उनका त्रिपाठी जी का जो था ये दो जो भविष्यवाणी करी थी वो लगभग जो है हम कहें 90% से ऊपर सही रही हैं। 25 फैक्टरों में गणना करने के बाद नीचे साइन होता है कि भाई इतना, तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन तो संभाव्य है, इसलिए परिवर्तनों का सम्मान करना चाहिए। सत्ता ने अपनी विश्वसनीयता खोई है, दशमाधिपति अपने स्थान से 6ठे स्थान में, भाग्येश राहु से आक्रांत। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के अपना जो काडर है वो उन पर विश्वास या भरोसा नहीं किया और ये उसकी बड़ी वजह हो सकती है। अब चूंकि आप इस विषय पर लिखती पढ़ती रहती हो, जानती हो, तो अब मेरा आपका सवाल है, तो अब चूंकि नतीजे सामने आ गए और ये तय हो गया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही, तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा। ज्योतिषाचार्य श्री त्रिपाठी जी के अनुसार जो कहा गया है उसके अनुसार उन्होंने बताया कि बीजेपी की कुंडली में मंगल भारी है, और तो मंगल मतलब मंगल को एक उपग्रह माना जाता है। तो इसमें अब मुख्यमंत्री चेहरे का जो मुख्य चेहरा होगा उसमें ऐसे व्यक्ति को लिया जाएगा जिसके स्वभाव में उग्रता होगी और जो केजरीवाल पर भारी पड़ेगा। इससे लेकर जो संभावना जताई जा रही है, ज्योतिषाचार्य त्रिपाठी जी के अनुसार जो नाम आगे संभावनाओं को लेके आया है वो प्रवेश वर्मा का नाम ही बताया जा रहा है। प्रवेश वर्मा का जैसे कल मैंने भी सुना था, तो उन्होंने कहा था कि भाई कोई युवा चेहरा होगा और ऐसा चेहरा होगा, तो उग्र को मैं समझता हूं कि भाई उग्र को व्यवहार से उग्र या उनके से नहीं कहा जाता है, वो बहुत आक्रामक रहे हैं। और हमने देखा कि चुनाव में प्रवेश वर्मा बीजेपी की ओर से एक बड़ा चेहरा थे और जो भी मुद्दे थे उन्होंने आपको जो है, चाहे वो दिल्ली में कचरे का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे बसों का मुद्दा हो, चाहे वहाँ का जो अर्बन ट्रैफिक था उसका लोक परिवहन जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उन्होंने भरपूर तरीके से जो है वो आपको कटघरे में खड़ा किया है। और चूंकि माना जाता है कि उनके पिताजी खुद जो है दिल्ली की राजनीति के बड़े चेहरे रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके वो बेटे हैं, तो संभावना उन्हीं की ज़्यादा बताई जा रही है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि हम जिस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश का मामला हो चाहे हरियाणा का मामला हो, जिस तरीके से चौंकाया है मुख्यमंत्री के वो लेके, तो हमें लगता है कि वाकई में कि भाई अभी प्रवेश वर्मा तो एक प्रमुख चेहरा नाम लिया जा रहा है, लेकिन और भी बीजेपी की तरफ से 2-3 हो सकते हैं। अब हमको देखना है कि जो प्रवेश वर्मा को लेके जो ज्योतिषी अंक गणित के हिसाब से जो भविष्यवाणी की गई है, वो मुझे लगता है कि अब से कुछ घंटों में साफ हो जाएगा कि भाई कौन जो है दिल्ली में किसको जो है वो मुख्यमंत्री पद का जो है ताज उसको मिलने जा रहा है। बंसल न्यूज़ डिजिटल की टीम ने दिल्ली के जनादेश के मायने तलाशने और समझने की कोशिश करी। और चलिए अब चलते चलते आपको आज दिल्ली चुनाव पर सोशल मीडिया में जो बहुत रोचक और गुदगुदाने वाले मीम हैं उन पर आपको उनके साथ में छोड़ जाते हैं। आप भी इनका मजा लीजिए। नमस्कार। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं कमल दबा देना। मंगल भवानया मंगल प्राणवटी रे साजन तैयार थावा जाए।
शेरवानी फिर से नीचे धोती यूं फिर से ऊपर साफोरे बांध से